फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। नेचुरल साइंस बाय विशाखा मैम में आप सभी का स्वागत है। बेटा आज मैं आपको सीडीपी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाई हूँ जो कि 1 से लेकर 30 तक प्रीवियस ईयर है। ठीक है, ये 2018 के क्वेश्चन है और ये बेटा हरियाणा टेट लेवल 3 के लिए बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सी टेट पेपर 2 के लिए। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संकल्पना सुप्रसिद्ध बोबो डॉल प्रयोग से संबंधित है। बेटा नाम से ही आपको समझ में आ गया कि जिन्होंने क्या किया था, बोबो डॉल पर प्रयोग किया था। तो ये साइंटिस्ट थे आपके बेंडूरा। ठीक है, बेंडूरा थे। तो इन्होंने क्या किया था कि अपना प्रयोग जो किया था वो डॉल पर किया था। उसमें फिल्म बनाई थी। ठीक है, उसमें फिल्म बनाई थी। उसमें क्या किया था कि एक में प्यार के थ्रू पर दिखाया था कि उसमें उस कहानी में प्यार दिखाया था, दूसरे में समाज सेवा के बारे में दिखाया था और तीसरे में एंग्री यानी कि गुस्सा, क्रोध, ऐसे सब मतलब दिखाया था। तो जब तीनों में देखा तो तीनों बच्चों का क्या था रिएक्शन, जैसे एक्शन कैसा था जो कि मूवी के अकॉर्डिंग ही उनके ऊपर वो आया। तो इनके नाम भी अलग अलग इसमें नाम से पूछा है। तो बोबो डॉल का आपको प्रयोग है ये, इसमें ऑब्जर्वेशनल लर्निंग यानी कि निरीक्षणात्मक अधिगम। इसका नाम एक और है मॉडलिंग के थ्रू भी, क्योंकि उसमें आपको मॉडलिंग दिया था, क्योंकि उसमें बताया था कि बोबो डॉल थी जो कि प्यार के स्नेह वगैरह था। उसके बाद एक था कि समाज सेवा कर रही थी तो बच्ची समाज सेवा करना चाहिए, ऐसे ही था। ठीक है, फिर इसका आपको एक इसके इसी में का एक क्वेश्चन और आगे आएगा अकॉर्डिंग टू बंडूरा स्टेजेस ऑफ लर्निंग। तो स्टेजेस आपके बेटा 4 होते हैं, यह मैं यहीं पे डिस्कस कर देती हूँ, वो बाद में आएगा। ठीक है, चलिए उसको बाद में ही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रायड के मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत की लैंगिक अवस्था का आयु विस्तार एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के निम्नलिखित में किस अवस्था के समतुल्य। तो बेटा इसमें क्या है कि जो फ्रायड के मनोलैंगिक थे, मनोलैंगिक कौन कौन से थे फ्रायड के, तो बता देती हूँ फटाफट। एक ओरल था, ओरल स्टेज, एनल स्टेज, आपको फैलिक फैलिक और लैटेंसी स्टेज, और उसके बाद जेंटल स्टेज थे। तो ये जो जेंटल स्टेज था इसी के बारे में पूछ रहा है। ये जेंटल स्टेज जो है तो इसमें आपको हार्मोन्स में उनके हार्मोन्स निर्माण हो रहा था। यह 12 से निरंतर तक था, ये 12 वर्ष से लेके मतलब कंटिन्यूस था और इसमें विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण था। तो ये जो इसका जेंटल वाला स्टेज था वो इरेक्शन के 5वें यानी कि 5वां उनका था कि आइडेंटिफाई वर्सेस कन्फ्यूज़न, किशोरावस्था उसी में उनका था, यानी कि 5वें आइडेंटिफाई वर्सेस कन्फ्यूज़न के बराबर है। उसमें भी उनका किशोरावस्था में वो जो स्टेज दिखाया गया वो किशोरावस्था में दिखाया गया था इरिक्शन ने। तो इरिक्शन के इसमें कौन सा है रोल, कन्फ्यूज़न यानी पहचान बनाम भूमिका भ्रम, चौथा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देखते हैं। किशोरों का यह महसूस करना कि सभी मेरी ओर देख रहे हैं को संज्ञा दी जाती है। ये बेटा ये आपको दिए थे एल्काइंड ने बताया था कि वो क्या होता है कि एक काल्पनिक दर्शन कर लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं, इमेजरी ऑडियंस होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उनको लगता है कि उनके बारे में ही सब लोग देख रहा है या उन्हें देख रहा है। जैसे मान लो कि किसी लड़की के फेस पर मुहासा हो गया तो उसको लगेगा कि सभी लोग मुझे ही देख रहे हैं, मैं गंदी लग रही हूँ, ऐसा सब हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या होता है इमेजिनरी ऑडियंस यानी काल्पनिक दर्शक होते हैं। ठीक है, ये एल्काइंड के द्वारा दिया गया था। ठीक है, उन्होंने दिया था एल्काइंड के द्वारा। वो आपको एल्काइंड के 6 जो थे ये अपरिपक्व लक्षण किशोरावस्था का, पहला था आदर्शवाद और आलोचनात्मकता। ठीक है, उसमें क्या करते थे वो समझते हैं कि वयस्क से मैं बेहतर हूँ। दूसरा था तर्कवाद, इसमें वो तर्क करते हैं हर बात पे। उसके बाद अनिर्णय, प्रभावी चयन रणनीतियों का अभाव उनमें होता है। स्पष्ट खंडन, उसके बाद चौथा था स्पष्ट पाखंड यानी कि वो पाखंड दिखावा बहुत करते हैं। 5वां था आत्मचेतना, उसी में काल्पनिक दर्शक, आत्मचेतना में ही काल्पनिक दर्शक वो कल्पना करने लगते हैं कि लोग मुझे देख रहे हैं। कोई लड़की जा रही है उसको लगेगा कि मुझे लोग देख रहे हैं, मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, या कोई लड़का जा रहा है उसको लगेगा कि मैं बहुत हैंडसम लग रहा हूँ। तो उनको यह कल्पना अपने दिमाग में बना लेते हैं कि लोग ऐसे मुझे देख रहे होंगे। उसके बाद 6वां था विशिष्टता और अभेदता। इसमें क्या होता है कि व्यक्तिगत दंत कथा कि यानी कि उनको हो जाता है कि वो अद्वितीय यानी वो बहुत यूनिक है। वो भी इसमें क्वेश्चन पूछा है, यूनिक वाला भी क्वेश्चन आया है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट देखते हैं कि अप्रयुक्त व्यवहार विश्लेषण, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? बेटा ये अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग के लिए है, ठीक है। इसमें आपको चूहा और कबूतर पर स्किनर ने जो किया था वो है। उसके बाद आप चलिए, आप इसमें पढ़ोगे इसलिए इसको ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट हो गया युवा किशोरों की यह मान्यता कि वे पूर्णतः किसी अन्य व्यक्ति से भिन्न है को जाना जाता है, यानी कि उनको ये भी आपको बताया गया है पर्सनल फेबल। उसी में पर्सनल फेबल जो आपको लास्ट वाला बताई थी कि विशिष्टता और अवैधता, यानी कि उनको लगता है कि वो यूनिक है, वो पूर्णतः किसी अन्य से भिन्न है, मतलब एकदम बिल्कुल अलग है, उनकी तरह कोई है ही नहीं। तो ये भी एल्काइंड के ही छठवें जो स्टेज उन्होंने दिया था अपरिपक्व लक्षण का, उसका है पर्सनल फेबल, यानी व्यक्तिगत मिथक, उनको ये हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। देखिए ये आ गया, आपको जो मैं वंडूरा का बताई थी उसका आ गया कि निरीक्षणात्मक अधिगम के 4 तत्वों का सही क्रम क्या है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का वंडूरा का जो दिया था उसका करेक्ट स्टेजेस आपको बताई थी मैं, इसके 4 होते हैं, ठीक है। अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन। इसको याद करने का आपको तरीका है, अटेंशन पहले होता है, ठीक है, आप एकदम अटेंटिव होते हो, उसके बाद उसको धारण करते हो किसी चीज़ को। अगर किसी क्वेश्चन के प्रति आप अटेंशन में हो गए, उसको फिर धारण किया आपने, फिर क्या उसको धारण करने के बाद फिर आप चेक करोगे अपने को, ठीक है। तो उसको फिर क्या करोगे, पुनः उसको लिख करके या कैसे भी करके उसको पुनः रिप्रोड्यूस करोगे, और उसके बाद क्या होता है, अभिप्रेरणा आपको मिल जाती है, ठीक है, मोटिवेशन। ये उसका 4 था, ठीक है, स्टेजेस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संदर्भ में सही नहीं है? इसमें नहीं वाला आपको देखना है, ठीक है, सही नहीं है। तो इसमें देखिए बेटा कि इन्होंने कहा है कि यह इस मान्यता पर आधारित है कि विकास एक असतत प्रक्रिया यानी डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो है, क्योंकि उन्होंने 4 स्टेज दिया था ना, सेंसरी मोटर, ये चारों दिया था, तो उन्होंने अलग अलग जो स्टेज दिया है, तो उन्होंने ग्रोथ का एक स्टेज अलग अलग दिया है कि इस स्टेज में इतनी ग्रोथ होगी, उसके बाद इतनी ग्रोथ होगी। तो ये कहाँ कंटिन्यूअस है? कंटिन्यूअस नहीं है, ये क्या है, असतत यानी डिसकंटिन्यूअस है। उसके बाद यह इस मान्यता पर आधारित बच्चे सम्मिलित आत्मसातीकरण द्वारा सीखते हैं, ये तो एकोमोडेशन असिमिलेशन उन्होंने दिया था। उसके बाद डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये गलत है, ठीक है, उन्होंने कंटिन्यूअस नहीं बोला था, उन्होंने क्या बोला था कि डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। उसके बाद ये 4 स्टेजेस तो उन्होंने दिए थे, ठीक है, हमारा ऑप्शन 3 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते ले। जीवन स्पेस की संकल्पना एक भाग है, ये दिए हैं बेटा लेविन्स फील्ड द्वारा दिया गया है, ये लेविन्स फील्ड द्वारा दिया गया है जीवन स्पेस। इसमें बेटा बहुत सारे क्वेश्चन इससे आ जाते हैं, ठीक है, तो आपको ये इंपॉर्टेंट है, और ये ज़्यादातर देखती हूँ इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो इसके आप देख लो लेविन के। इनको ना प्राणी की ये इन्होंने कहा था कि प्राणी की इच्छाएं बल पर काम करती हैं, हो सकता है कथन में आ जाए, तो इन्होंने कहा था कि प्राणी की इच्छाएं जो होती है वो बल पर काम करती है। और इन्होंने एक और कहा था कि एक प्रणाली को समझने के लिए आपको इसे बदलना होगा, ठीक है। और इन्होंने एक बार और क्वेश्चन पूछा है इसमें कि टोपोलॉजी वर्ड भी इन्हीं ने, लेविन ने टोपोलॉजी वाला आया था, वो टोपोलॉजी वर्ड पूछा था कि किसने दिया था, तो ये भी लेविन ने दिया था, और ये भी जीवन स्पेस भी लेविन ने दिया था। और एक चीज और इन्होंने बोला था कि किस तत्व महत्व के बारे में बताया था, तो इन्होंने 3, एक भर्त्सना यानी आलोचना, लक्ष्य और बाधा या अवरोध, इसके बारे में भी इन्होंने बताया है, ठीक है। तो ये आप चीज़, और टोपोलॉजी मतलब समझ लो कि मनुष्य में वातावरण प्रत्यक्षीकरण अंतःक्रिया के द्वारा परिवर्तन जो होता है उसे ही टोपोलॉजी कहते हैं। और इसके प्रतिपादक भी पूछ लिए जाते हैं, तो ये एक मिनट बता देती हूँ बेटा। ये सामाजिक मनोविज्ञान के प्रतिपादक है, संगठनात्मक सामाजिक मनोविज्ञान के हैं, फिर संगठनात्मक है, फिर समूह गतिशीलता, ये इन तीनों के प्रतिपादक भी है। तो ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें छोड़ना नहीं है, ठीक है, पढ़ लेना। उसके बाद नेक्स्ट है नकारात्मक पुनर्बलन एवं दंड में क्या संबंध है। देखो नकारात्मक पुनर्बलन और दंड दोनों अलग अलग चीज है, एक चीज नहीं है, दोनों किसी अनुक्रिया को सुदृढ़ बनाते हैं। क्या संबंध पूछ रहा है, तो ये नहीं। दोनों किसी अनुक्रिया को कमजोर करते हैं, नहीं। नकारात्मक पुनर्बलन किसी अनुक्रिया को दृढ़ बनाते हैं। देखो पुनर्बलन क्या होता है, पुनर्बलन हम देते हैं जिससे लोग आगे बढ़ते हैं,
पुनर्बलन यानी बल दिया जाता है जिससे कि वो आगे बढ़े, तो पुनः यानी कि दोबारा दिया जाता है। तो नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, तो जब हम बल देते हैं तो वो क्या करेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा। लेकिन दंड क्या करता है, किसी अनुक्रिया को कमजोर बनाता है। अगर बच्चे को मार दिया जाए, ज्यादा मार दिया जाए, तो स्कूल जाने से डरने लगेगा, तो वो क्या हुआ, अनुक्रिया को कमजोर बनाया। तो क्या है, ये दोनों, इसमें ऑप्शन थर्ड सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक क्रिया की आवृत्ति किसी दूसरी क्रिया कार्य से अधिक है, तब पहली क्रिया का उपयोग दूसरी क्रिया कार्य उसकी आवृत्ति कम है के लिए पुनर्बलन के रूप में किया जा सकता है। यह सिद्धांत है। देखो बेटा, ये प्रेमैक का सिद्धांत है। प्रेमैक का सिद्धांत बहुत ईजी है। इसमें उन्होंने कहा था, जैसे प्रेमैक के सिद्धांत में है, एक चीज समझ लो, जैसे मेरा बच्चा है, ठीक है, मेरा बच्चा दूध नहीं पी रहा है या खाना नहीं खा रहा है, तो मैं बोलूंगी बेटा थोड़ी देर मैं टीवी दिखा दूंगी तुम्हें, पहले ये दूध खत्म कर लो या ये खाना खत्म कर लो, तो आप टीवी देख सकते हो। तो ये क्या है, ये जो है री-इन्फोर्समेंट ज्यादा है, ठीक है, उसके लिए। तो ये क्या करेगा, ये प्रभावी है उसके लिए, लेकिन ये जो उसके लिए अप्रभावी था फिर भी वो काम कर देगा। तो यही प्रेमैक का सिद्धांत है। ठीक है, आप इसको मतलब अपने लैंग्वेज में जब समझते हो तो कोई चीज अच्छा होता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा स्थिर अंतराल पुनर्बलन का उदाहरण नहीं है। स्थिर अंतराल यानी कि फिक्स्ड, उसमें इंटरवल हो, ठीक है, फिक्स्ड इंटरवल हो। तो इसमें देख लो किसमें किसमें इंटरवल है और किसमें नहीं है। प्रति माह वेतन प्राप्त करना है, क्योंकि महीने मतलब 30वें दिन हमें मिलता ही है, वो फिक्स्ड है। उसके बाद आवधिक रूप से दंत जांच के लिए जाना है, यानी फिक्स टाइम पर आप डेंटिस्ट के पास जाते हो। प्रति वर्ष वेतन वृद्धि मिलना है, ये प्रति वर्ष आपको मिल रहा है, ये भी एक फिक्स्ड है। तो ये तीनों फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड क्या नहीं है कि एक व्यस्त नंबर डायल करते रहो डायल करते रहो, वो क्या है, अंतराल पर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की विशेषता नहीं है। ऑटिज्म मतलब क्या होता है बेटा, ऑटिज्म डिसऑर्डर क्या होता है, चलिए मैं समझाती हूँ आपको। ऑटिज्म होता है, इसको, ये ऑटिज्म इंग्लिश शब्द है, इसको हिंदी में भी इंग्लिश ही लिख दिया है। इसका होता है स्वलीनता, यानी खुद में लीन रहना, बस इससे ही आप समझ लो। यानी कि स्वलीनता डिसऑर्डर ऐसा है कि जो आदमी खुद में ही लीन रहता है, यानी जब वो खुद में लीन रहेगा तो आपको लगेगा कि जैसे खुद में लीन रहना, यानी कि किसी समाज से कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी हो समाज में उससे कोई मतलब नहीं है। और जब समाज में लेना देना नहीं होता है तो वो कम कम बोलेगा, यानी कि उसके जो वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो क्या होंगे, प्रॉब्लम आएगी उसमें। उसके बाद उसको क्या होगा कि जैसे रिपीटेटिव बिहेवियर, वो अब जैसे वो समाज में रहता नहीं है, अकेला अकेले खुद में रहता है, तो खुद में रहता है तो वो क्या करेगा, अगर आप उसे एक बात बोलोगे तो उसे अच्छे से सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वो दूसरों को उतना वैल्यू नहीं दे रहा है। तो वो क्या होगा, अनसुना करने जैसा वो बार बार पूछेगा, क्योंकि उसे समझ में नहीं, रिपीटेटिव बिहेवियर। तो आपको लगेगा कि वो देख और सुन नहीं रहा है, लेकिन उसको ऐसी प्रॉब्लम कोई नहीं होती, वो देख सुन सकता है। लेकिन ये क्या है, डिसऑर्डर है, वो समाज से दूर दूर रहता है, इसलिए रिपीटेटिव बिहेवियर भी उसमें आ जाता है। चलिए, किम ने अपना मोबाइल नंबर बदलकर नया नंबर लिया। जब किसी ने उसका नया नंबर पूछा तब उसके सिर्फ 3 अंक ही याद कर पाई। इसका कारण देखिए, इसके 2 है। इसमें जो होता है व्यवधान होते हैं, 2 तरह के होते हैं, एक प्रोएक्टिव, ठीक है, प्रोएक्टिव, और दूसरा होता है रेट्रोएक्टिव। ठीक है, तो इसमें देखिए प्रोएक्टिव, प्रो मतलब क्या हो गया, पहले, प्रो मतलब होता है पहले, एक्टिव मतलब आखिरी, यानी पहले जो हम बात याद कर चुके हैं वो एक्टिव रहता है और नए चीज को लेने में हमें प्रॉब्लम होती है। ठीक है, समझ गए, प्रो मतलब पहले, आप इसके नाम से ही याद कर लो, प्रो मतलब पहले, एक्टिव मतलब सक्रिय। जो चीज पहले सक्रिय रह चुका है और नया चीज हम जब सीखते हैं तो नए चीज के सीखने में हमारा पहले सीखा हुआ क्या करेगा, व्यवधान डालेगा, हमें पहला वाला ही बार बार रिकॉल होगा, तो वो क्या हो गया, प्रोएक्टिव हो गया। रेट्रोएक्टिव मतलब जो हम बाद में नया चीज गेन करते हैं और पुरानी चीज को भूल जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि नया चीज जो होता है वो पुरानी चीजों के लिए व्यवधान डालता है। जैसे आप कोई मूवी नहीं देखते हो तो वो आपको ज्यादा अच्छे से याद होती है कंपैरिजन टू पुरानी। ठीक है, और प्रोएक्टिव में क्या है कि जैसे आपका नंबर पुराना है, आपका नंबर वो याद रहेगा, लेकिन नया नंबर लोगे तो वो आपको याद करने में दिक्कत होगा, बार बार क्या, आप पहली, जैसे आप किसी स्कूल में पढ़ते हो, ठीक है, 3rd क्लास के हो और 4th में चले गए, तो आपको क्या होगा, पहले स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत होगी, तो फिर आप थर्ड बोल दोगे, 4th क्लास बोलने में आपको दिक्कत होगी। तो ये क्या हो गया, प्रोएक्टिव हो गया, ये रेट्रोएक्टिव हो गया। ठीक है, यहाँ पे प्रोएक्टिव पूछा है तो हमारा ये वाला सही है, 2nd ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
निम्नलिखित में कौन सा कथन बायोस्की के समाज सांस्कृतिक सिद्धांत के संदर्भ में सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? बच्चे जो कार्य स्वयं बिना सहायता के पूरा कर सकते हैं उन्हें करते हुए वे बहुत कम सीखते हैं। ठीक है, उन्होंने ये जो वाइगोत्स्की है उन्होंने बोला था कि ये आपको दिए थे MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। कोई भी दूसरा जब सिखाता है तो हम उससे, यानी कि ये समाज से कॉन्ट्रैक्ट करके, ये समाज के कॉन्टैक्ट में आ करके, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कॉन्टैक्ट में आ करके वो बोले थे कि जो समाज के साथ मिलजुल करके या कोई मोर नॉलेजेबल अदर होते हैं वो जब देते हैं तो उसमें क्या होती है कि बच्चे अच्छे से सीखते हैं। इन्होंने फिर ZPD का भी कहा था कि जब आप थोड़ा सा काम सिखा दो उसके बाद वो खुद कर लेता है। ठीक है, तो ये भी उन्होंने कहा था, इसमें नहीं पूछा है। तो इसमें बोला है कि एक संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं संस्कृति की भूमिका पर बल देते थे। एक बालक के संज्ञानात्मक भाषा का उपेक्षा नहीं, उन्होंने भाषा को महत्वपूर्ण माना था, उन्होंने भाषा को इंपॉर्टेंस दिया था, इसलिए थर्ड हमारा गलत पूछा है, तो इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र का एक उपक्षेत्र नहीं है? ब्लूम के टैक्सोनॉमी में आप देखोगे, आपको बता देती हूँ फटाफट, उसमें होता है नॉलेज, पहला नीचे से ऊपर जाता है, आप नीचे से ऊपर ले चलो। ठीक है, नॉलेज हो गया, उसके बाद होता है कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद एप्लीकेशन, अप्लाई, उसके बाद एनालिसिस होता है, सिंथेसिस होता है, इवेल्युएशन होता है। ठीक है, ये इतने होते हैं, इसमें आपको कहीं भी अनुक्रिया नहीं दिया है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन अनुक्रिया सही हो जाएगा। उसके बाद मस्तिष्क की जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंट्रोल्ड बाय प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी जो सामने वाली आपकी ब्रेन होती है, तो उसमें बेटा सब होता है, आपको बॉडी मूवमेंट का करता है कंट्रोल। ठीक है, बॉडी मूवमेंट का करता है, थिंकिंग का करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का, लेकिन विजन और हियरिंग का नहीं करता है, क्योंकि आपको पता है कि ये क्या होता है, बैक साइड से होता है। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोर बालकों के द्वितीय सपने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? द्वितीय सपने, देखिए यह सक्रिय खेल का एक प्रकार है। ठीक है, द्वितीय सपने के दौरान किशोर जो भूमिका स्वीकार करते हैं वह नायक का होता है, बिल्कुल होता है। उसके बाद इसमें मानसिक के बजाय शारीरिक क्रिया ज्यादा नहीं, इसमें शारीरिक के बजाय मानसिक क्रिया ज्यादा होती है, ये सही है, लेकिन गलत क्या है, गलत पूछा है तो गलत हम कर देंगे, ऑप्शन हमारा थर्ड सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यह एक किशोर यह महसूस करता है कि अब तक उसके जैसा गहरा प्यार किसी ने नहीं किया है, यह घोतक है। आपको मैं बताई थी कि जो कि लगता है कि मैं क्या हूँ, मैं यूनिक हूँ, पर्सनल फेबल यानी व्यक्तिगत मिथक। मैंने आपको जो छठा स्टेज बताया था उनका, उसमें उन्होंने बोला था कि जो छठे स्टेज में किशोरों को क्या लगता है कि मैं यूनिक हूँ, मैं सर्वोपरि हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बेस्ट हूँ, तो ये व्यक्तिगत मिथक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वाक्यांश एक हाथ में 6 और दूसरे हाथ में आधा दर्जन निम्नांकित में से किस प्रकार के द्वंद्व की सर्वोत्तम व्याख्या है? ये देखिए दोनों चीज एक ही है, बराबर है। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक अप्रोच होता है, दूसरा अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट होता है। ये कॉन्फ्लिक्ट है बेटा, द्वंद्व है आप में के दिमाग में, तो अप्रोच से आपको अच्छे से समझा देती हूँ। देखो जैसे ये क्या है, अप्रोच द्वंद्व आपका ये ऑप्शन सही है। कैसे सही है, जैसे मान लो कि आपको मान लो कि क्या है कि एक तरफ खाने को बर्फी दे दिया गया, एक तरफ रसगुल्ला, दोनों ही ऑप्शन आपके लिए सही है, बेस्ट है। तो आप द्वंद्व में फंस गए कि दोनों आपके लिए क्या है, पॉजिटिव है। और आप मान लो कि आपको हरियाणा टेट का एग्जाम देना है, वो भी क्लियर कर गए, सीटेट देना है, वो भी क्लियर कर गए, और आपको दोनों तरफ की वैकेंसी आ गई, तो आप किधर जाओगे? ये भी क्या है, दोनों पॉजिटिव ही, तो ये भी आपके दिमाग में क्या कर रहा है, कन्फ्लिक्ट कर रहा है। तो ये क्या हो गया, उपागम द्वंद्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। According to ecological system theory of Braun Fabrenner, which of the following does not belong to macro system of child? इसमें देखिए बेटा, इसमें इन्होंने दिया था कि सबसे छोटा वाला जो माइक्रो है और यहाँ पे मैक्रो नहीं बिलोंग करता है। तो माइक्रो वाले में क्या था कि स्कूल थे, हमारे नेबर के थे जो, और फ्रेंड सर्कल जो भी था, तो वो हमारा मैक्रो में क्या था, मैक्रो में आ रहा था आपको लॉ, वैल्यूज, कस्टम्स, ये सब रीति रिवाज, ये सब मैक्रो में आ रहे थे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नहीं पूछा है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, फर्स्ट, स्कूल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पुरस्कार बेटा ये एक
रिश्वत नहीं होता है, फ्राइबल नहीं होता है, वह वांछनीय व्यवहार में वृद्धि करता है। यह एक रुचिकर उद्दीपक है, यह अनुक्रिया को दृढ़ करने के लिए जाता है। जैसे एक बच्चे को आप अगर वो पढ़ाई में अच्छा है और टॉप करता है तो आप उसे पुरस्कार देते हो, तो वो क्या करता है, उसके वांछनीय व्यवहार में वो और बेस्ट करने के लिए सोचता है, यानी वो उद्दीपक का काम किया, स्टिमुलस का कि अच्छा मैं और अच्छा करूंगा, न कि वो रिश्वत के तौर पर काम करेगा। ठीक है, अनुक्रिया की दृढ़ कर, उसकी अनुक्रिया यानी कि उसमें जो पढ़ने की चाह होती है और बढ़ जाएगी, तो ये क्या कर रहा है, ये रिश्वत का काम नहीं करता है। नहीं पूछा है तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सृजनात्मकता का निवेश सिद्धांत दिया गया है, ये बेटा स्टर्नबर्ग एंड लुबर्ट द्वारा दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड सही है। उसके बाद देखिए चलते हैं नेक्स्ट। विकास के इस चरण में बच्चे अपनी आंख, कान, हाथ एवं अन्य संवेदी अंगों के द्वारा चिंतन करते हैं। ये बेटा आपको पियाजे के फर्स्ट सेंसरी मोटर स्टेजेस से लिया गया है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, संवेदीगामक अवस्था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किन्हें बाल अध्ययन का संस्थापक माना जाता है? बाल अध्ययन का संस्थापक स्टैनले हॉल को माना जाता है। बेटा ये सब कथन है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था के अपरिपक्व चिंतन का उदाहरण नहीं है, जैसा कि एल्फ्रेड द्वारा बताया गया है? किशोर के द्वारा अपरिपक्व चिंतन, ठीक है, तो इसमें इन्होंने आइडियलिज्म दिया था। ठीक है, उसके बाद आर्गुमेंटेटिवनेस दिया था, जो वाद विवाद करते थे। विशिष्टता की प्रवृत्ति, स्पेशलनेस दिया था, ये भी दिए थे, ये तीनों दिए थे, मैं आपको बताई थी सॉरी। ये थर्ड सुनिश्चितता और आग्रहिता उन्होंने नहीं दिया था। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण व्यू रचना लोकतांत्रिक नहीं है? शिक्षण व्यू रचना लोकतांत्रिक यानी कि जिसमें चाइल्ड सेंटर्ड हो। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग चाइल्ड के थ्रू होता है, परियोजना भी चाइल्ड के थ्रू, खोज भी चाइल्ड के थ्रू होता है, लेकिन प्रदर्शन जो होता है टीचर करते हैं या अदर करते हैं, चाइल्ड के थ्रू नहीं होता है, इसलिए ये डेमोक्रेटिक नहीं है नहीं पूछा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का कौन सा नियम पुनर्वरण की संकल्पना के तुल्य है? तो बेटा प्रभाव का नियम, क्योंकि जब आप बच्चे को क्या करते हो, बच्चे को बोलोगे, अगर बच्चा पढ़ता है और अच्छा करता है तो उसे शाबाशी दो। ठीक है, उसे बोलो बेटा बहुत अच्छा, बेटा बहुत अच्छा आपने किया, तो ये क्या करेगा, ये जो प्रभाव उस पर पड़ा तो ये पुनर्बलन का काम करेगा। ठीक है, तो प्रभाव के नियम में उन्होंने देते हैं। उसके बाद मॉडलिंग एक प्रभावी शिक्षण युक्ति है। देखो मॉडलिंग बेटा किसके लिए प्रभावी शिक्षण युक्ति है, इसमें पूछा है। तो दृष्टिबाधित के लिए आप मॉडलिंग करके क्या दिखा सकते हो? कुछ नहीं। अधिगम आचरण, इसमें बौद्धिक अक्षमता युक्त यानी कि जो बुद्धि से थोड़े क्या है अक्षमता वाले हैं बच्चे, उन्हें आप क्या कर सकते हो, मॉडलिंग के थ्रू पढ़ा सकते हो, सिखा सकते हो कि मॉडलिंग के थ्रू खाना ऐसे खाते हैं, चलते ऐसे हैं, आप बता सकते हो उन्हें। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा फोर्थ सही है। उसके बाद है नेक्स्ट, उच्च बुद्धि का निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक सर्वोत्तम है? उच्च बुद्धि का पूछ रहा है, तो उच्च बुद्धि के लिए 103 अंक प्राप्त करना ये कोई बड़ी बात नहीं हुई। स्मृति से कविता पाठ करना ये भी नहीं, उच्च ग्रेड प्राप्त करना ये भी। लेकिन बेटा ये हो गया कि पृष्ठ पोषण के पश्चात समान गलती को न दोहराना, यानी कि आपको मिस्टेक को बार बार न दोहराना फीडबैक देने के बाद भी, तो ये एक उच्च बुद्धि वाले लोगों के लिए है। ठीक है, एक बच्चा क्रोधित होकर अपने सहपाठी को ठीक उसी प्रकार मारता है जैसे उसे उसके घर में उसे सजा दी जाती है। ये बेटा आपने उसी को देखा, आपको मॉडलिंग जो बोबो को बताई थी कि तीसरा बच्चा क्या हुआ था, उसको मूवी दिखाई गई थी कि वो ऐसे मारता है, तो फिर वो ऐसे ही एंग्री होकर के सबको मारने लगा था, वो जो बच्ची थी। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशनल बंडूरा का है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। तो देख लीजिए बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अगर आपको ये पसंद आया वीडियो, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।